So hi everyone, welcome back to my channel. In this video I'm going to discuss about purification of organic compound, and this chapter is taken from organic chemistry. So it will this chapter help you a lot in your competitive exam like CTET, HTET, UPTET, KVS, DSSB. So according to every exam, this chapter is really useful for you, NEET or JEE mains, for every exam, because in every exam one or two question can be asked from this chapter directly. So I am telling you this chapter according to NCERT. So it will be very useful for you. So please watch this video till last, and in the last I will also provide you some questions, MCQ question, which will be a practice test for you, so you can just take. And it will be not a large video, I am just giving you a brief overview of this chapter. So because we have like less time to cover chapters, so that's why I am providing this video. And yes, this video will be in Hindi, so yeah, you can watch this. Okay, so first is प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, प्योरीफिकेशन क्या होता है भाई, कि हम किसी चीज़ को प्योरीफाई करना. ठीक है, प्योरीफिकेशन ही वर्ड से आपको पता चल रहा है किसी चीज़ को प्योरीफाई करना. तो हम किसको प्योरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योरीफाई कर रहे हैं. ठीक है, अब प्योरीफिकेशन करने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, उनका प्योरीफाई करने के लिए कुछ मेथड्स हैं हमारी केमिस्ट्री में. सेवरल मेथड ही लगा लो, कुछ मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम प्योरीफाई कर सकते हैं अपने कंपाउंड को. तो उनको जैसे कि फर्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है भाई, फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन का ही पार्ट है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, उसके बाद है सब्लिमेशन, ये सॉलिड्स में होता है भाई. ठीक है, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग थ्रो फ्यूनल थ्रो फनल जो हमारी होती है, एक ट्यूब होती है उससे. ठीक है, फिर सिंपल डिस्टिलेशन के ये पार्ट है भाई, डिस्टिलेशन के ही पार्ट हैं ये चारों. ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ये चारों डिस्टिलेशन के पार्ट हैं. ठीक है, ये पार्ट ये सब पार्ट में लिखा गया, लेकिन ये डिस्टिलेशन के पार्ट हैं, इतने नहीं है, डरना मत. चार लाइक पार्ट के भी पार्ट हो गए ना, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ये. ठीक है, एक्सट्रैक्शन विद सोलवेंट, जो इंपॉर्टेंट होंगे और वही करेंगे हम, पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम. क्रोमेटोग्राफी भाई सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है, स्टार लगा लो, क्रोमेटोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है. और ये लिक्विड वाले लिक्विड फेज में होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन या फिर उनका जो हम प्योरीफाई करते हैं वो आते हैं. अब सबसे पहले देखते हैं सब्लिमेशन के लिए सब्लिमेशन है हमारा सबसे फर्स्ट. सो सब्लिमेशन क्या है भाई, सब्लिमेशन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट मेल्टिंग. इसमें क्या है, हमने कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिया है, लेट अस सपोज दैट कोई भी सॉलिड सब्सटेंस आपने ले लिया, ब्यूरेट में ले लिया, या आपने वैसे सॉलिड सब्सटेंस ले लिया है, तो कन्वर्ट इनटू वेपर. ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है आपके पास, तो इसमें क्या होता है सब्लिमेशन प्रोसेस में, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में. ठीक है, लिक्विड फेज में नहीं जाएगा. जैसे क्या होती है, हमारी सॉलिड होती है, ठीक है, फिर लिक्विड फेज होती है, और फिर गैस फेज होती है. ठीक है, गैस फेज होती है. ठीक है, तो ये फेज में नहीं जाके हमारा क्या करेगा, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा भाई हमारे वेपर में, विदाउट मेल्टिंग विदाउट लिक्विड फॉर्म में आए हुए. मेल्टिंग मीन्स लिक्विड फॉर्म में आए हुए, लिक्विड में ना आके ये डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये सब्लिमेशन होता है. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जैसे ही आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आया कि सॉलिड से वो डायरेक्टली क्या हो जाता है भाई, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो किसका पार्ट होगा, वो सब्लिमेशन का होगा. ठीक है, लेकिन सब्लिमेशन में कौन कौन से आते हैं भाई, एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं पता है आपको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है वो एग्जाम्पल के ही थ्रू आता है. सो इसमें एग्जाम्पल है सब्लिमेशन प्रोसेस के, कैम्फर, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड. नेप्थलीन आपको पता है, जो कि हम अपने घरों में जो नेप्थलीन की वाइट कलर की जो बॉल्स होती हैं, उनको हम अपने जैसे कि हमारे घर पे पेरेंट्स अपने बेड में रखते हैं, ताकि जो कपड़ों में कुछ जम्स वगैरह ना हो, इस टाइप से. ठीक है, कैम्फर की आपको पता है,
ठीक है। ये जो नेफ्थलीन और कैम्फर है, बेंजोइक एसिड है, ये सब सब्लिमेशन के ही एग्जाम्पल है भाई। इनको क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। नेफ्थलीन की बोल सॉलिड होती है, लेकिन वो क्या होंगी, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। आप देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखो भाई, क्रिस्टल आपको पता है क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में जो हमें मिलते हैं, ऑब्टेन करते हैं, क्रिस्टल होते हैं वो, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं बेस्ड, आप एनसीईआरटी अपनी साथ के साथ रिवाइज करते रहना, ताकि आपको जो एनसीईआरटी में आप बाई जो इनके पिक्चोरियल जो फोटोज़ हैं उनसे आप समझ सकें, तो आप देख लेना। बाकी इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या है भाई? बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी इन suitable solvent. Impure compound is separately soluble at room temperature and more soluble at high temperature. अब इसको हम अपने तरीके से समझते हैं, ठीक है। आपने क्या लिया भाई? Let us consider that you take one, आपने क्या किया भाई? आपने नींबू पानी बनाना है, ठीक है। आप नींबू पानी बना रहे हो, आपने क्या किया, पानी ठंडा ले लिया। ठंडे में आपने क्या किया, आपने अपने ठंडे पानी में चीनी डाल दी। तो क्या होगा भाई, वो जो उसका सोलिबिलिटी है ना चीनी की, वो क्या होगी, कम होगी। वहीं आप अगर चाय बना रहे हो, उसमें आपने पानी लिया और उसमें आपने चीनी डाली, तो सोलिबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। सो क्या होता है, बाय जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसी टाइप से क्रिस्टलाइजेशन में है। क्रिस्टलाइजेशन में जब हम बाई जो ग्राफ जो हमारा पिक्टोरियल जो पिक दी हुई है, हमारी पिक्टोरियल है जो एनसीईआरटी में, उसमें देखोगे आप कि जब हम शुगर को डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी भी हमने कोई भी सॉल्वेंट लिया, उसमें हमने शुगर को डिज़ोल्व करने की कोशिश की, वो डिज़ोल्व नहीं हो रही है, लेकिन हमने उसको हीट कर दिया तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। इसी टाइप से है क्रिस्टलाइजेशन। फिर हम उसको डिज़ोल्व करने के बाद क्या, हम उसको अगर कूल करते हैं, कूलिंग पे करते हैं, कूल होने के बाद क्या है भाई, वो हम उसको फ़िल्टर पेपर से एक फ्लास्क लेके, कॉनिकल फ्लास्क लेके, उसमें फ़िल्टर पेपर डाल के हम उसके पार्टिकल्स, उसको जो हमारे कोल्ड होने के बाद जो हमारा सब्सटेंस है, उससे हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं फ़िल्टर पेपर के उससे। तो उसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, हमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। वो एक क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड हुआ भाई? सोलिबिलिटी पे बेस्ड हुआ, ठीक है। कंपाउंड की सोलिबिलिटी एंड इम्प्योरिटी, ठीक है, उसमें क्या इम्प्योरिटी होगी या वो सोल्यूबल होगा या नहीं, ठीक है। इम्प्योर कंपाउंड इज सेपरेटली सोल्यूबल एट रूम टेम्परेचर एंड मोर सोल्यूबल एट हाई टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंस है भाई कि रूम टेम्परेचर पे भी सोल्यूबल हो जाएंगे, लेकिन बोला जाता है कि हायर टेम्परेचर पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आपको इसमें यही याद रखना है, और ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी तो मेन तो इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड क्या होगा भैया? इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा ना, किसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसी मिक्सचर का अलग है, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन डिस्टिलेशन उसी पे बेस्ड है, ठीक है। डिस्टिलेशन उसी पे बेस्ड है। जैसे डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट, किसके लिए सेपरेट करने के लिए? क्या वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं ना भाई, फ्रॉम ए नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, और लिक्विड इन विच डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज सफिशिएंट। सो जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है उस पर भी डिपेंड होता है कि किसी का, मैंने जैसे बताया बॉइलिंग पॉइंट डिफर करते हैं कंपोनेंट टू कंपोनेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट। अब उसमें 4 टाइप का होता है भाई डिस्टिलेशन, आपको यही याद रखना है, क्योंकि डिस्टिलेशन में 4 टाइप्स होते हैं, और 4 टाइप्स में जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो देखो सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन कर रहे हैं हम किसी भी कंपाउंड का, तो क्या होगा? सिंपल डिस्टिल यूज टू सेपरेट लिक्विड विच हैव लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई उससे पहले क्या था, जो पहले वाले हमने किए हैं, सब्लिमेशन किया, उसमें क्या था, हम ले रहे थे सॉलिड, जैसे हमने नेफ्थलीन लिया था, हमने कैम्फर लिया था, लेकिन इसमें क्या है, हम लिक्विड वाले ले रहे हैं, ठीक है। वही मैंने आपको पहले बताया था। यूज टू सेपरेट लिक्विड विच हैव लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जो लार्ज डिफरेंस होगा ना बॉइलिंग पॉइंट में, उनको अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। और इसमें कौन सा आता है भाई? हमारा क्लोरोफॉर्म आता है और एनिलीन आता है, बॉइलिंग पॉइंट भी मेंशन है इनका।
फिर आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है भाई? ये इस किस में यूज़ होगा जिसमें स्मॉल डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस ना हो के स्मॉल डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में उनके। जैसे ऑयल प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का होगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। अ कंपाउंड डिकम्पोज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट कैन बी प्योरीफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। कुछ कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, अब वो पहले ही क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वो पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको अगर हम चाहेंगे कि हम किसी चीज़ से लाइक उनको सेपरेट करें तो वो एक वैक्यूम डिस्टिलेशन होगा, ठीक है। वैक्यूम डिस्टिलेशन होगा जो इस पॉइंट पे काम करता है। कैसे होगा भैया? यूज टू प्योरीफाइड लिक्विड विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब जो हाई जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, उनको सेपरेट करने के लिए होता है, क्योंकि कुछ क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं जब हम उनका बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, ठीक है। ये है इसका एग्जाम्पल, याद रखना, ग्लिसरॉल वैक्यूम डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल ही याद रखने इसमें। फिर आती है हमारी क्रोमेटोग्राफी, और उससे पहले इसमें आता है भाई, उससे पहले इसमें मैंने जो कराया नहीं है वो है वो मैं आपको बताती हूँ, एक्सट्रैक्शन नहीं कराया है शायद इसमें, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। क्रोमेटोग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है भाई यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि विच टेक्निक इज़ लेटेस्ट फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेटेस्ट टेक्निक हमारी क्रोमेटोग्राफी है भाई, ठीक है। यूज़ देख लो, टू सेपरेट मिक्सचर, यूज टू प्योरीफाई कंपाउंड, यूज टू टेस्ट प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। 3 है मेन, हम पढ़ेंगे टू सेपरेट मिक्सचर। प्रिंसिपल आपको बता देते हैं, पता होना चाहिए वैसे। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन और एन एब्जॉर्बेंट, ठीक है। इसमें क्या है भाई क्रोमेटोग्राफी में कि डिफरेंट कंपोनेंट की, जैसे कोई भी कंपोनेंट है उसकी डिफरेंट डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी। कोई जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई लेट एब्जॉर्ब होगा। डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब कि कितना जल्दी होता है एब्जॉर्ब, कौन सा कहाँ पे होगा, कौन सी फेज़ में एब्जॉर्ब होगा, वही होता है इसका क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। 2 फेज़ होती है, स्टेशनरी फेज़ होती है और मोबाइल फेज़ होती है। 2 फेज़ होती है, स्टेशनरी सॉलिड और लिक्विड होंगी भाई। मोबाइल में क्या आएंगे, मोबाइल में क्या आएंगे भाई, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैस होंगे इसमें, सॉरी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, फिर आती है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। कितने टाइप की होती है भाई, पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह घुमा के पूछा जाएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। 2 टाइप की होगी, आपको याद रखना है। पार्टीशन आपने देखना है कि पार्टीशन में कौन सी आती है, पार्टीशन का भी है, और एब्जॉर्प्शन में कौन सी आएगी, ठीक है। अब प्रिंसिपल मैंने आपका करा दिया, वही इसमें है। बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन एब्जॉर्बेंट, ठीक है। अब इसमें देखो स्टेशनरी फेज होगी वो सॉलिड में होगी, और मोबाइल फेज होगी लिक्विड और गैस में, ये भी आपको। लेकिन पार्टीशन में क्या होगी, दोनों ही लिक्विड फेज में होगा जो हम कंपोनेंट लेंगे। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होगी भाई, यही है वही, लेकिन क्या है इसको आपको याद रखने की, जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। मेन यही याद रखना है आपको इसमें। और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होगी भाई, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये भाई आपको एनसीईआरटी में से कर लेना, आपको डायग्राम मिलेंगे एनसीईआरटी में, उनसे आपको देख लेना। बाकी बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि फेज़ कौन से हैं, किसका जो कौन से में जो जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आती है, किस में आती है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आती है। पार्टीशन में आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। बस ये याद रखना, मेन तो यही है इसमें। आई थिंक पेपर टाइप्स ऑफ, गिव मी 1 सेकेंड जस्ट, आई वांट टू कंफर्म। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ना, यस आपको यही तो करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, और आप रिवाइज़ करना चाहते हो तो एनसीईआरटी को प्लीज़ अपने पेपर से पहले रिवाइज़ करना, मैं प्रेफर करती हूँ भाई।
अब देख लो बॉइलिंग पॉइंट वाला हमने किया था। अब देखते हैं, ग्लिसरॉल बॉयल एट 290 डिग्री विद स्लाइटली डिकम्पोजिशन इम्प्योर ग्लाइसरॉल कैन बी सेपरेटेड। अब आपको पता है बॉइलिंग वाला जो आया था वो हमारा किस में आया था, बॉइलिंग वाला जो हमारा आया था, डिस्टिलेशन किए थे हमने, 4 डिस्टिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, सिंपल वाला भी आया था, वैक्यूम वाला भी किया, फ्रैक्शनल वाला भी किया है, स्टीम वाला भी किया है। तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा भाई, इसका मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में ही हम बॉइलिंग जो बॉयल वाला है डिकम्पोज हो जाते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन में ही करते हैं हम उनको। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या था भाई, एक कंपाउंड डिकम्पोज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट कैन बी प्योरीफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। सो ग्लिसरॉल ही उसका एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो गया वैक्यूम डिस्टिलेशन। ओके, अब आता है कोलेटर इज ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट, कोलेटर इज ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग। सो इसका है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। भाई कोलेटर वाला हमने किया नहीं था, ठीक है, डिस्टिलेशन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने किया नहीं था, लेकिन इसके क्वेश्चन है, देख लेना, ये प्रैक्टिस के लिए। अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड बेंजोइक एसिड, कैम्फर आपको एकदम से ध्यान आ जाना चाहिए, कैम्फर आ गया, नेफ्थलीन आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया, तो किसके हैं भाई, सॉलिड वाले हैं। सॉलिड वाले किसके हैं, सब्लिमेशन के हैं, डायरेक्ट होता, ठीक है, होता है लाइक, ओके। बट अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय, सो इसका आएगा सब्लिमेशन आना चाहिए भाई, लेकिन केमिकल मेथड जो बुक में है, रिवीजन के लिए जो बुक है उसमें केमिकल मेथड दिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सब्लिमेशन आना चाहिए, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना क्या आ सकता है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वॉज, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था भाई, वो यूरिया किया गया था। आपको ये भी याद रखना, सबसे पहले जो कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था लैब में वो यूरिया था, ओके। सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू इट्स कंपोनेंट इज मोस्टली डन बाय, ठीक है, पेट्रोलियम सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू इट्स कंपोनेंट इज मोस्टली डन बाय। सो इसका आंसर क्या होगा भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने आपको कराया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो आया था वो क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कि ऑयल वाली इंडस्ट्री का आया था ना, कि जो ऑयल हम क्रूड ऑयल से जो हम ऑयल सेपरेट करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में, वो फ्रैक्शनल में ही आया था, क्योंकि इसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है भाई, स्लाइटली डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट्स में, ये याद करने का भाई। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज कैरिड आउट टू सेपरेट सच मिक्सचर ऑर्गेनिक सॉलिड। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किस मिक्सचर के लिए होता है भाई, देखो, हम ऑर्गेनिक सॉलिड मिक्स्ड विद इनऑर्गेनिक सॉलिड, नो, और मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नो, organic solid having no applicable, no, organic solid have applicable difference in the solubility, yes, slightly difference, sorry, slightly difference, okay. Criteria for the purity of an organic compound is the vapor pressure, ठीक है, melting point, solubility in the given solvent, molecular weight, so melting point होगा, ठीक है भाई, melting point होगा। क्वेश्चन देख लो फिर से, क्राइटेरिया टू प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वेपर प्रेशर या मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी इन द गिवन सॉल्वेंट, मेल्टिंग पॉइंट होगा भाई। और बॉइलिंग पॉइंट आए तो मेल्टिंग पॉइंट ना हो तो बॉइलिंग पॉइंट देख लेना, मेल्टिंग पॉइंट हो तो मेल्टिंग पॉइंट करना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड किस पे डिपेंड नहीं करेगा भाई, पोलैरिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन पोलैरिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ये याद करना। अ कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका है भाई, एनहेक्सीन का है, ठीक है, एनहेक्सीन का है, 6 कार्बन चैन है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एनहेक्सीन का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड, कौन सा मेथड प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड के लिए नहीं किया जाता भाई, सब्लिमेशन। अब मैंने आपको बताया था ये सॉलिड के लिए होता है, आप फिर से देख लेना,
और ये वाले जो होते हैं वो लिक्विड के लिए होते हैं, ठीक है, ये वाले लिक्विड के लिए। सब्लिमेशन मेथड कांट बी यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ, सब्लिमेशन का बताया था भाई, नेफ्थलीन भी होगा, बेंजोइक एसिड भी होगा, कैम्फर भी होगा, लेकिन यूरिया नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ टू सब्सटेंस बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन, सो जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड अपॉन देयर किस में होना चाहिए भाई, उनकी सोलिबिलिटी, डिफरेंट सोलिबिलिटी होगी, ठीक है। ऑयल्स आर प्योरीफाइड बाई, मैंने बताया था भाई ऑयल्स किससे प्योरीफाइड होते हैं, मैंने एग्जांपल ऑयल्स का ही लिया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। मेरे ऑयल्स आर प्योरीफाइड बाई, मेरे हिसाब से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होना चाहिए भाई ऑयल्स को प्योरीफाइड करने के लिए, लेकिन जो बुक में दिया है वो स्टीम डिस्टिलेशन दिया है, पर मैं स्टीम डिस्टिलेशन नहीं मानती, क्योंकि अगर हम उस पे जाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे जाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों हो सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन हो सकता है अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना हो तो, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैं प्रेफर करूँगी भाई, और आप कमेंट करके बता देना। द बेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ शुगर इज, शुगर को सेपरेशन करने का बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो चलो, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी और बेंडिक्स रिएजेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी है हमारा सबसे बेस्ट मेथड टू सेपरेट शुगर, ओके, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, इस क्रोमेटोग्राफी से इजीली कर सकते हैं। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, इन मोबाइल फेज इज ओके, अब आपको पता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो फेज़ बताई थी मैंने आपको, स्टेशनरी फेज़ बताई है मैंने आपको और मोबाइल फेज़ बताई है भाई क्रोमेटोग्राफी में, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में मैंने आपको बताया था, पेपर क्रोमेटोग्राफी में मैंने आपको ये बताया था कि दोनों फेज़ लिक्विड में होंगी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में दोनों फेज़ लिक्विड में होंगी, तो आंसर क्या होगा इसका 15 का हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, या आई थिंक इन पेपर क्रोमेटोग्राफी लिक्विड में होनी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग मोबाइल फेज इज इन लिक्विड, बोथ फेज आर इन लिक्विड, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी बोथ फेज आर इन लिक्विड, ठीक है। तो आप ये एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप मेरे को लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़, और ताकि जो कोई भी वीडियो देख रहा है तो उसको भी पता चले कि भाई नहीं इसका आंसर ये होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो कंसेप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।